नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेंद्र सिंह, शिक्षाविद राजेंद्र सिंह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम जो ऐसे बच्चे हैं जो बीएड, डीएलएड, बीटीसी या यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन की पीजीटी एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हमारा चैनल बहुत फ़ायदेमंद है। आप चैनल से जुड़िए, आपको काम की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बहुत सारी वीडियो हैं आपके जुड़े हुए सिलेबस से, उसको देखिए। ठीक, और हम आज शुरू करते हैं हमारा क्लास। हम इससे पहले की क्लास में चर्चा कर रहे थे बाल विकास के या मानव विकास के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उन्हीं पर चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने कुछ प्रमुख सिद्धांतों की, यानी कि आप कह सकते हो कि 5 सिद्धांतों की चर्चा की थी बाल विकास के। पहला था निरंतर विकास का सिद्धांत, दूसरा था सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत, तीसरा जो था वो निश्चित विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत, चौथा विकास क्रम का सिद्धांत और पांचवा आपका था सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इस पर हम चर्चा कर चुके थे। अब हम चर्चा करेंगे छठे सिद्धांत की, एकीकरण का सिद्धांत। ठीक, इसको एकीकरण अथवा समन्वय का, कई जगह इसको समन्वय का सिद्धांत भी कहा गया है, कई जगह इसको एकीकरण के सिद्धांत के नाम से जाना गया है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। मनोवैज्ञानिकों ने यह तथ्य स्पष्ट किया कि मनुष्य का विकास, मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि जो मनुष्य का विकास होता है वो विकास पूर्ण से अंश की ओर और अंश से पूर्ण की ओर होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को स्पष्ट किया कि जो मनुष्य अथवा बालक का विकास होता है वो पहले पूर्ण से अंश की ओर, फिर अंश से पूर्ण की ओर होता है। ठीक, इसी तथ्य को एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है, इसी तथ्य को समन्वय का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक, इन्हीं तथ्यों को उन्होंने एकीकरण के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। विकास के पूर्ण से अंशों की ओर और अंश से पूर्ण की ओर गति रहती है। ठीक, एक फॉर एग्जाम्पल हम देते हैं कि जैसे 4-5 माह का बालक है, 4-5 माह का जो शिशु है वो होता है 4-5 माह का, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक, उसके सामने कोई सामान रखा है, आप छोटे 3-4 माह के बालक के सामने कोई सामान रख दो, तो कोई सामान को जब उठाता है वो, तो देखते हैं कि हम पूरे उंगली से उठाता है कि पंजे से, ऐसे पकड़ता है कि उंगली से पकड़ता है। ठीक, कैसे पकड़ेगा? पूरे पंजे से। उसके सामने कोई वस्तु होगी तो पूरे पंजे से झपट्टा मारकर ऐसे उठाता है, वस्तु को पकड़ता है। तो ये पूर्ण है, ये पूर्ण है। जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वही वस्तु को वो अपनी उंगलियों से पकड़ने लगता है, उठाने लगता है, उंगलियों का प्रयोग करने लगता है। ठीक, फिर जब थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो उस जो वस्तु को देख रहा होता है, उठाने जा रहा होता है, उसके बारे में सोच भी रहा होता है, उसके बारे में समझ भी रहा होता है, उठाने के साथ साथ कई काम और भी साथ में कर रहा होता है। तो इसको कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। ठीक, एक साथ कई क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो एकीकरण का ये पूर्ण से अंश की ओर और अंश से पूर्ण की ओर एक सिद्धांत भी है, एक सूत्र भी है, शिक्षण सूत्र भी है कि बालक को जब भी कुछ पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो सबसे पहले जो चीज पढ़ाई जा रही, सिखाई जा रही, उसके पूर्ण रूप में उसके सामने रखो, फिर उसको एक एक अंश की ओर ले जाओ। ठीक, फिर अंश से पूर्ण की ओर ले। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पशु के बारे में या किसी पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो बच्चे को पहले पूरे पेड़ को दिखाओ, ठीक, या पूरे उस पशु को दिखाओ, उस वस्तु को दिखाओ। भाई हाथी के बारे में, गाय के बारे में पढ़ाना है तो पहले गाय को संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से बच्चे के सामने प्रस्तुत करो, बताओ ये गाय है, ये हाथी है, ये आम का पेड़ है। ठीक, इस तरह से दिखाओ। फिर उसके बाद उसको अंश की तरफ ले जाओ कि इसके ये 2 आंखें हैं, ये 2 कान हैं, ये सींग हैं 2, ये पूंछ है, ये पैर है, इस तरह से ये कान है, ये नाक है, इस तरह से उसको परिचित कराओ, तो ये अंश की ओर होता है। ठीक, लेकिन अगर आप उल्टा कर देंगे कि पहले एक आंख के बारे में, ये आंख, ये कान है, ये पूंछ है, इस तरह से बताओगे
तो वो नहीं समझ पाएगा। पहले उसके पूर्ण रूप से वही गाय है, फिर पढ़ाओ, और फिर जब गाय से परिचित हो जाए तब उसके एक एक अंग की तरफ उसको आगे बढ़ाओ। ठीक, तो ये चीजें होती हैं, ये एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक, फिर अगला सिद्धांत है विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की जो विभिन्न गति का सिद्धांत है वो ये बताता है कि मनोवैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर, अपने निष्कर्षों के आधार पर ये स्पष्ट किया कि भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बालक का विकास भिन्न भिन्न तरीके से होता है। जन्म से 3 माह तक विकास की जो गति होती है वो सबसे तेज होती है। जन्म से 3 माह तक बालक के जो विकास की गति होती है वो सबसे तेज होती है, और फिर 3 से 6 में थोड़ी स्लो हो जाती है, 6 से 9 में फिर तेज होती है, 9 से 12 में फिर स्लो हो जाती है, और 12 से 18 के बीच में एक सामान्य गति से चलती है। ठीक, तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से विकास की गति होती है। फिर इसको हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं, कह सकते हैं, जैसे आप इस तरह से। ठीक, यहां ये जो समय है 0 से 3 वर्ष बहुत तेजी से हो रहा है। ठीक, फिर ये समय जो है 3 से 6 थोड़ा स्लो हुआ, फिर 6 से 9 थोड़ा तेजी से हुआ, फिर 9 से थोड़ा स्लो हो गया। ठीक, 9 से 12 के बीच में थोड़ा स्लो हो गया। तो अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन आता है कि सबसे तेज विकास किस अवस्था में होता है, अवस्थाएं अगर पूछे तो शैशव अवस्था में, जो जन्म से 5 वर्ष तक माना गया है। शैशव अवस्था 0 से 5 वर्ष तक को कहा गया है। तो अवस्थाएं पूछी जाए तो शैशव अवस्था में सबसे तेजी से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। ठीक, अगर शैशवावस्था में भी पूछ लें, टाइमिंग दे दिया जाए कि 0 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष कितने किसमें, शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था में भी 0 से 3 वर्ष, जिसको हम संचय शैशवावस्था कहते हैं या पूर्व शैशवावस्था कहते हैं, 0 से 3 वर्ष, इसमें शारीरिक ग्रोथ सबसे तेज होती है, शारीरिक मानसिक ग्रोथ। 3 से 6 में थोड़ा स्लो हो जाती है, जिसको हम परिपाक शैशवावस्था कहते हैं या उत्तर शैशवावस्था कई जगह कहा गया है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से शारीरिक ग्रोथ होती है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, नैतिक चारित्रिक विकास होता है। ठीक, तो ये विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत है। ठीक, अभी हमने कहा, क्या कहा कि 0 से 3 वर्ष तक सबसे तेज, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक थोड़ी स्लो, और आप आगे बढ़ोगे तो थोड़ी फिर तेज हो जाएगी, फिर आगे बढ़ोगे थोड़ी स्लो, 12 से 18 के बीच में एक सामान्य गति से होती है। फिर बात कर लेते हैं अगले सिद्धांत की, परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया कि मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, भाषागत, संवेगिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक सभी प्रकार के विकास जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि सह संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक विकास के साथ अन्य सभी का विकास हो रहा होता है। ठीक, आप मनुष्य के शारीरिक विकास को ले लीजिए। ठीक, जैसे जैसे मनुष्य के शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों का विकास होता है, वृद्धि होती है, उसी के साथ साथ उसके आकार और भार में भी वृद्धि होती है, उसकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। शारीरिक अंगों के साथ साथ उसकी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का विकास भी हो रहा होता है।
उसके साथ साथ उसका संवेगात्मक और मानसिक विकास भी हो रहा होता है, उसके साथ साथ उसकी भाषा का भी विकास हो रहा है, भाषा के साथ साथ उसका नैतिक और चारित्रिक विकास भी हो रहा है। ऐसा ही तो होता है। ऐसा तो होता नहीं कि चलो पहले शरीर बढ़ जाएगा, उसके बाद उसका दिमाग बढ़ना शुरू करेगा, दिमाग जब बढ़कर बुद्धि मानसिक विकास जब हो जाएगा फिर वो बोलना सीखेगा, जब बोलना सीख जाएगा फिर उसका नैतिक चारित्रिक विकास होगा। ऐसा नहीं है, सारे विकास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, यानी कि सह संबंधित है, एक के साथ दूसरा भी। एक तरफ शारीरिक विकास जो हो रहा है तो उसके तरफ दूसरी तरफ मानसिक एवं बौद्धिक विकास भी हो रहा होता है, नैतिक एवं चारित्रिक विकास भी हो रहा होता है। फिर अगला सिद्धांत है वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, ये अगला सिद्धांत है। ठीक, वंशानुक्रम बालक के विकास के दो सबसे बड़े फैक्टर, मानव के विकास के दो सबसे बड़े फैक्टर जो हैं वो है वंशानुक्रम, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं, और पर्यावरण या वातावरण, जिसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। दो मुख्य कारक हैं बालक के विकास के, मूल कारक होते हैं वंशानुक्रम और पर्यावरण। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जितना भी हैं, उसके पीछे यही दो फैक्टर हैं, वंशानुक्रम और पर्यावरण। अब वंशानुक्रम क्या होता है कि वंशानुक्रम से तात्पर्य उन गुणों से होता है जिन्हें हम अपने वंश और माता पिता के पितृको यानी जीन्स से प्राप्त करते हैं। वंशानुक्रम से तात्पर्य उन गुणों से होता है जिन्हें हम अपने वंश, अपनी जात, अपनी प्रजाति और अपने माता पिता के जीन्स से प्राप्त करते हैं। ठीक, यानी कि आप कह सकते हो जन्म के समय तक जो मिला वो सब वंशानुक्रम है, और जन्म के बाद जो मिला वो पर्यावरण है। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण से तात्पर्य उसके जो बालक है या मनुष्य है उसके प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से, प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश से होता है जिसमें वो बालक या मनुष्य रहता है। ठीक, वंशानुक्रम उन सीमाओं को निश्चित करता है, जो हेरिडिटी है उन सीमाओं को निश्चित करता है जिनके आगे बालक का विकास नहीं किया जा सकता है। ठीक, जैसे कोई बच्चा है, लंबाई के पितृको के, लंबाई के हाइट वाले जो जीन्स होते हैं उनसे वो वंचित रह गया तो उसे लंबा नहीं किया जा सकता है। कोई बच्चा जो है जो शारीरिक रंग, शारीरिक बनावट, गोरा पैदा हुआ है या काला पैदा हुआ है, तो गोरे और काले वाले जीन्स से जो वंचित रह गया उसको गोरा और काला नहीं बनाया जा सकता है। क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं होता है, बस ऐसे होते तो सब गोरे ही हो जाते। ठीक, तो जो जिस चीज से वंचित रह गया है उसको नहीं दिया जा सकता है, ये जेनेटिक है। ठीक, ये वंशानुक्रम है। और पर्यावरण की बात है तो पर्यावरण में बदलाव किया जा सकता है। जैसे हमारे माता पिता हमको पढ़ने भेजते हैं, सिखाने भेजते हैं, तो क्या करते हैं, उनको जो इन्वायरमेंट नहीं मिला हमको देने का प्रयास करते हैं। भाई हमारा विकास उतना ही हो सकता है जितनी क्षमताएं हमको अपने माता पिता से मिली है, लेकिन माता पिता को जो पर्यावरण मिला था उससे बेहतर हमको देने का वो प्रयास करते हैं। ठीक, मनोवैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध किया कि बालक का विकास इन दोनों तत्वों वंशानुक्रम और पर्यावरण पर निर्भर करता है। किसी के बच्चे में वंशानुक्रम और पर्यावरण की भूमिका के संबंध में मनोवैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि बालक का विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण का योग नहीं होता है, अपितु दोनों के का अंतःक्रिया होता है। दोनों, अगर वंशानुक्रम भी अच्छा है और पर्यावरण भी अच्छा है तो बालक का विकास बहुत अच्छा होगा। ठीक, योग नहीं होता है, दोनों के बीच की अंतःक्रिया होती है। ठीक, फिर बात करते हैं हम वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। वंशानुक्रम और पर्यावरण के बाद हम एक और सिद्धांत की बात करते हैं, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत की बात करते हैं। ये 10वां सिद्धांत है, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत।
भिन्नता के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक, वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने इस तथ्य को उजागर किया कि जन्म से कोई दो बच्चे समान नहीं होते हैं, जन्म से कोई बच्चे समान नहीं होते हैं। ये इस हम भारत की बात करें तो लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार 1 अरब 20 करोड़ 120 करोड़ के आसपास हम थे। अब तो चाइना से भी हम आगे निकल गए हैं। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करें तो 7 से 8 अरब पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। तो इस पॉपुलेशन में कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं है, ठीक। कहीं ना कहीं चेहरे एक जैसे हो सकते हैं, जुड़वा भाई होते हैं, आप कह सकते हैं उदाहरण के लिए उनके चेहरे एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, भाषा रूप से, नैतिक चारित्रिक रूप से दोनों में परिवर्तन हो ही जाता है, ठीक। जुड़वा बच्चे एक ही माता पिता की संतानें भी अलग अलग तरीके से होती है। हम लाख प्रयास करने के बाद दोनों को एक जैसा एनवायरनमेंट नहीं दे सकते हैं। भाई हमारे घर में जो खाना बनता है वो किसी को नाप कर थोड़ा दिया जाता है, एक साथ सभी जगह थोड़ा रखा जाता है कि एक ही सबके दोस्त थोड़े होते हैं, सब में परिवर्तन होता है, ठीक। और मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि बच्चे अपनी वंश परंपरा से प्राप्त गुणों और अर्जित क्षमताओं के आधार भी उनका विकास होता है, ठीक। तो हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, अलग है। ये वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत इस तरह पड़ता है, ठीक। ये इसके प्रमुख सिद्धांत है जिसकी चर्चा हमने की। आगे हम इसके विशिष्ट सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जिसमें जो पॉपुलर सिद्धांत आते हैं, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, ब्रूनर का है, कोहलबर्ग का है, नैतिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन का है। इन सब सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में।